नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात निवाड़ी से बड़ी खबर की। निवाड़ी के सेठपुरा गांव में बोरवेल में गिरे मासूम को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और 60 फीट गड्ढे को खोदने का काम पूरा हो चुका है। इस गड्ढे में टीम उतर चुकी है, सुरंग बनाने का काम जारी है। रेस्क्यू टीम को उम्मीद है कि कुछ घंटे में बच्चे को निकाल लिया जाएगा। बोरवेल में ऑक्सीजन की कमी न हो और इसलिए लगातार मासूम को बाहर से ऑक्सीजन भी भेजी जा रही है। पुलिस के साथ सेना के जवान और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम साझा ऑपरेशन कर मासूम को सही सलामत बाहर निकालने में जुटे हैं। आपको बता दें, 5 साल का प्रहलाद बुधवार सुबह अपने ही परिवार के खेत के बोरवेल में गिर गया था और अब तक 47 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। वो बोरवेल में फंसा हुआ है, निकालने की कोशिशें जारी है। बोरवेल में फंसा हुआ है, उसको बगल में एक पैरेलल टर्मिनल के माध्यम से बच्चे को निकालने का प्रयास किया जाएगा। जो खोदा जा रहा था, बड़ा गड्ढा, लगभग 60 फीट तक गड्ढा खोदा जा चुका है। इसके बाद जो एनडीआरएफ और आर्मी की टीम है वो रेस्क्यू करेगी और बच्चे को सुरक्षित निकालने की पूरी कोशिश करेगी। अब टर्मिनल खोदने का समय आ गया है और इसके बाद जो गड्ढा है वो खोदा जाएगा, जिसके सुरंग के माध्यम से बच्चे को निकालने की कोशिश की जाएगी। आर्मी और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार उसका साझा ऑपरेशन करेगी ताकि बच्चे को सुरक्षित बोरवेल से निकाला जा सके। प्रहलाद पिछले 45 घंटे से इस बोरवेल में फंसा हुआ है, जिसको लेकर कवायद जारी है और लगातार 3 दिन से जो आर्मी की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, वो लगातार बच्चे को निकालने का प्रयास कर रही है। जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, इसमें वक्त कितना और लग सकता है? इसके बाद ऑपरेशन के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, इसमें और कितना वक्त लग सकता है? क्या अब शुरू होने वाला है ऑपरेशन? अभी तो वर्टिकल डिगिंग हो गई है, हॉरिजॉन्टल डिगिंग शुरू होगी। यहाँ से मैनुअल और विथ मशीन हॉरिजॉन्टल अप्रोच बना के बच्चे तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके से ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, इसके लेकर क्या तैयारी की जा रही है? सर, हॉरिजॉन्टल जब अप्रोच बनाएंगे तो सबसे पहले बेस को सिक्योर करेंगे कि इन द केस जो बोरवेल है अगर कोलाइज होता है तो बच्चा हमारा सेफ रहे। उसके बाद और गहराई की जानी थी, लगभग कितने फीट जो गड्ढा है वो खोदा जा चुका है? सर, लगभग 64 फीट तक खुद गया है और थोड़ा अप्रोच बनाते हुए हम पैरेलल डिगिंग करेंगे। हॉरिजॉन्टल बिल्कुल जो बोरवेल के जो डायरेक्शन है उस दिशा में बढ़ेंगे। सर, आर्मी की जो टीम है उसके साथ साझा ऑपरेशन करेंगे? बिल्कुल, ये सारी जॉइंट ऑपरेशन है। इसमें एसडीआरएफ भी है, आर्मी भी है, एनडीआरएफ भी है, तीनों मिलकर काम करेंगे। तो जो एनडीआरएफ और आर्मी के जो जवान हैं वो मिलकर जो बच्चे को निकालने की कोशिश करेंगे। अब जो टर्मिनल है उसका खुदाई का काम शुरू हो गया है। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव रावत जुड़ गए हैं। राजीव, जैसा कि आपने जब बात की वहां पर मौजूद अधिकारी से, उनका ये कहना था अभी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करेंगे, क्या शुरू हो चुकी है? कितना वक्त अभी और लगेगा? बिल्कुल रेनू, जो हॉरिजॉन्टल जो सुरंग है उसको बनाने का काम अब शुरू हो गया है और जो एनडीआरएफ और आर्मी की टीम है वो लगातार खुदाई कर रहे हैं। चूंकि खुदाई धीरे धीरे की जा रही है क्योंकि काफी जमीन के नीचे जो हॉरिजॉन्टल खुदाई की जानी है, जो सुरंग बनाई जानी है, उसको टेक्निकल तरीके से पूरा उसका निर्माण किया जाता है ताकि ऊपर से मिट्टी ढह ना जाए और कोई जनहानि ना हो। इसको लेकर जो प्लानिंग है वो तमाम अधिकारी कर रहे हैं और धीरे धीरे उस सुरंग को खोदने का काम अभी सामने जो देखा जा रहा है वो चल रहा है। करीब 60 फीट नीचे जो गड्ढा है, जो गड्ढा खोदा गया था पैरेलल में बोरवेल के, तो उसके नीचे जब 60 फीट तक पूरा गड्ढा खुद चुका है तो उसके बाद अब हॉरिजॉन्टल जो सुरंग है वो बनाई जा रही है। धीरे धीरे मशीनें लगाई गई हैं और वो छोटी छोटी मशीनें के माध्यम से मिट्टी को निकाला जा रहा है। रीनू जी बिल्कुल, यानी कि अभी ये पूरी कोशिश की जा रही है, थोड़ा और वक्त लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका राजीव, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और खबर भोपाल से है। टीटी नगर थाना क्षेत्र में
पड़ा आईटी का छापा। जहां मालवीय नगर में व्यापक इंटरप्राइजेज पर छापा पड़ा है। आय से अधिक संपत्ति का पूरा मामला था। आय से अधिक संपत्ति की जानकारी मिली थी और पहले भी कई बार ऐसी जानकारी मिल चुकी थी, जिसके बाद जब पुख्ता हुआ तो टीटी नगर थाना क्षेत्र में आईटी ने छापा मारा और छापे के दौरान कई अहम दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। और आय से अधिक संपत्ति किस तरीके से एकत्रित की गई है, क्या सोर्स हैं इनकम के, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि खंगाली जा रही हैं। इंटरप्राइजेस पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है और आयकर विभाग की जो छापामार कार्रवाई है वो लगातार जारी है। ये एक विज्ञापन एजेंसी है जिस को लेकर आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिल रही थी और जिसके बाद आज सुबह जो आयकर विभाग की टीम है यहाँ पर पहुंची है। करीब 7 से 8 जो अधिकारियों की टीम है वो इस एजेंसी के मालिक के जो दस्तावेज हैं उनको खंगालने का काम कर रही है। सारे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ना सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि रायपुर के ठिकानों पर भी ये जो छापामार कार्रवाई है वो जारी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार में जो विज्ञापन है इसी एजेंसी के थ्रू लिए गए थे और कई जो विज्ञापन लेने के मामले को लेकर कई तरह की शिकायतें भी मिली थी। आय से अधिक संपत्ति की जो शिकायतें हैं वो लगातार सामने आ रही थी और अब ये आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो लगातार दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। तमाम जो दस्तावेज हैं उनकी जांच की जा रही है और जब ये जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर किस तरह से जो गड़बड़ियां हैं वो की गई थी, कितनी जो संपत्ति है वो यहाँ पर सामने निकली, किस तरह से जो अगर कोई घोटाले की बात है तो वो इस जो आयकर विभाग की जब कार्रवाई पूरी होगी तभी ये तमाम बातें स्पष्ट हो पाएंगी। फिलहाल जो बड़े स्तर पर अगर आयकर विभाग की कार्रवाई कहें तो वो राजधानी भोपाल के साथ ही रायपुर में भी जारी है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रंजना जुड़ गई हैं। रंजना, भोपाल के साथ साथ रायपुर में भी कार्रवाई चल रही है। आपसे जानना चाहेंगे किस आधार पर ये आईटी का छापा पड़ा है और क्या कुछ अभी निकलकर सामने आया है, कोई बातचीत आपकी? जी रेनू, बिल्कुल व्यापक इंटरप्राइजेस है जो कि मालवीय नगर में है और यहाँ पर आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई जारी है। आय से अधिक संपत्ति की शिकायतें लगातार मिल रही थी क्योंकि ये जो व्यापक इंटरप्राइजेस है विज्ञापन एजेंसी है जो कि विज्ञापन लेने का काम करती है और रायपुर बेस्ड कंपनी ये व्यापक एजेंसी है जिसने जो छत्तीसगढ़ में जो रमन सरकार है उसमें जो विज्ञापन लिए थे और उसके बाद मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर कांग्रेस सरकार में जो विज्ञापन है वो इसी एजेंसी के थ्रू ही लिए गए थे और उन्हीं विज्ञापन एजेंसियों में नियमों को ताक पर रखकर कुछ गड़बड़ियां हैं जो कि सामने आई थी। नियमों का उल्लंघन किया गया था और न सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि बिलासपुर, रायपुर और भोपाल में भी इस तरह की जो आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई है वो जारी है। आयकर विभाग के अधिकारी करीब 8 से 10 की संख्या में इस एजेंसी का जो ये मकान है यहाँ पर मालवीय नगर में, वहां पर दस्तावेजों को जो आयकर विभाग की टीम है वो दस्तावेजों को खंगाल रही है। आय से अधिक जो संपत्ति की जो शिकायतें मिल रही थी उन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर जो कार्रवाई है वो जारी है और अभी फिलहाल जो अधिकारी हैं उनसे बात नहीं हो पाई है क्योंकि उनकी जांच अभी लगातार चल रही है और कई दिनों से इस तरह की शिकायतें मिल रही थी। उसको लेकर जो बातें हैं वो पुख्ता की गई। उसी के बाद अब जो आज सुबह है आयकर विभाग की टीम यहाँ पर मालवीय नगर स्थित उनकी एजेंसी पर पहुंची है और तमाम जो जांच की प्रक्रिया है अभी लगातार जारी है। न सिर्फ मध्य प्रदेश में भोपाल बल्कि रतलाम के ठिकानों पर भी ये जो छापामार कार्रवाई है वो चल रही है। तो जब तक जांच पूरी नहीं हो पाएगी तब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा। जब जांच पूरी होगी उसके बाद ही कुछ कह पाना सही होगा रेनू कि किस तरह की शिकायतें मिली थी। आय से अधिक की संपत्ति की जो शिकायतें मिली तो आखिर कितनी संपत्ति है जो कि आय से अधिक की है, तो ये तमाम बातें जांच के बाद ही क्लियर हो पाएंगी, साफ हो पाएंगी जब अधिकारी इन सारी बातों को स्पष्ट करेंगे कि आखिर किस तरह की शिकायत थी, किस तरह से नियमों को ताक पर रखा गया था और किस तरह से जो आय से अधिक संपत्ति है वो यहाँ पर अधिकारियों को मिली है, जांच में सामने आई है। रेनू जी बिल्कुल। और तकरीबन कितनी देर तक ये आईटी का छापा, आईटी की जांच चलेगी रंजना? और हमने जैसे कि जानकारी है कि पहले से शिकायतें मिलती आ रही थी और अचानक से आईटी का छापा, इसके पहले क्या कोई नोटिस दिया गया था? जी रेनू, जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो किसी तरह का नोटिस कहा जाए तो वो नहीं दिया जाता है क्योंकि जो अधिकारी हैं वो पहले अपने स्तर पर अगर मुखबिरी कहा जाए कि वो करते हैं और अपने स्तर पर जांच कराई जाती है कि क्या वाकई ये जो शिकायतें मिल रही हैं वो वाकई सच है या नहीं है। फिर उसके बाद जो अपने स्तर पर जो आईटी विभाग है वो अपनी जांच करती है और उसके बाद जब उनको पूरी तरह से पुख्ता सबूत मिलते हैं कि वाकई किसी तरह की कोई गड़बड़ी है या नियमों को ताक पर रखकर जो चीजें हैं वो सामने आई है तब अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। करीब 8 से 10 अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस तरह से बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, न सिर्फ राजधानी भोपाल के
मालवीय नगर में, बल्कि रतलाम में भी है, बिलासपुर में भी है और रायपुर में भी है। तो अभी अगर राजधानी भोपाल की बात करी जाए तो ये जांच इतने जल्दी पूरी होने का सवाल यहाँ पर अभी फिलहाल सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि जो गाड़ियां हैं अधिकारियों की वो फिलहाल यहाँ पर बाहर है और एक और गाड़ी अभी फिलहाल राजधानी जो मालवीय नगर स्थित जो घर है उनके बाहर यहाँ पर पहुंची, लेकिन अधिकारी सारे अंदर हैं। दस्तावेजों का भी फिलहाल खंगाला जा रहा है, ना सिर्फ राजधानी भोपाल के मालवीय नगर में दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, बल्कि बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। तो अचानक से पूरी कार्रवाई हुई है। अगली खबर, जहां पर 28 सीटों पर हुए मतदान के बाद उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। नतीजे 10 तारीख को आएंगे और ऐसे में दोनों ही पार्टियों की नजर अब स्ट्रांग रूम पर टिकी है। कांग्रेस से स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस की नजर खासकर चंबल अंचल की सीटों पर रहेगी। कांग्रेस ने 4 घंटे की शिफ्ट में स्ट्रांग रूम के सामने निगरानी कर रहे हैं। और संवाददाता दुष्यंत सिकरवार जुड़ गए। दुष्यंत, कांग्रेस पूरी तैयारी से है, हालांकि कांग्रेस को पहले ही काफी सारे अंदेशे हैं कि यहां पर कोई गड़बड़ झाला हो सकता है, और कांग्रेस खासतौर पर जिस तरीके स्ट्रांग रूम की तैयारी निगरानी कर रही है, उसके बाद किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं और क्या ये पूरा प्लान है कांग्रेस का? बिल्कुल 28 जो 3 नवंबर को मतदान होने के बाद में सभी की किस्मत ईवीएम में कैद है। और जो मुरैना का स्ट्रांग रूम है पॉलिटेक्निक कॉलेज, जहां 5 विधानसभाओं की गिनती होनी है, वहां पर कांग्रेसी स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दे रहे हैं। और एक जो मेन गेट है स्टोर रूम का, वहां पर बाहर सीसीटीवी लगाई गई है, एलईडी के द्वारा वो उस पर जांच कर रहे हैं। कांग्रेस के 5 विधानसभाओं के जो प्रत्याशियों के समर्थक हैं वो बारी बारी से 4 घंटे की शिफ्ट में वो यहाँ पर रह रहे हैं और पूरी निगरानी करे हुए हैं। कांग्रेस ने जब मतदान हुआ उस दिन भी लगातार प्रशासन पर सवाल खड़े किए थे, प्रशासन के लिए, बीजेपी के लिए काम करने के, तो उसी के चलते एक विश्वास उन्हें अभी फिलहाल प्रशासन पर पूरा नहीं है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए वो यहाँ स्ट्रांग रूम के बाहर पहरे दे रहे हैं। और जब तक काउंटिंग नहीं हो जाएगी तब तक वो यहाँ डेरा डाले हुए हैं। जी रिले। बिल्कुल दुष्यंत, हालांकि कांग्रेस पहले भी जब उपचुनाव हुए हैं तो वहां पर भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने डेरा जमा लिया था और उसके बाद ये भी देखा गया था कि जो रिजल्ट आया था वो कांग्रेस के पक्ष में भी आया था। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दुष्यंत। तो कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार जमे हुए हैं, डेरा जमाए हुए हैं, पूरी नजर 10 नवंबर तक बनाए हुए हैं। ग्वालियर के एमएलबी कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया, जहां ग्वालियर पूर्व डबरा विधानसभा सीट की ईवीएम रखी गई है और इन ईवीएम की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात किया गया है। सभी कमरों में सीसीटीवी कैमरे के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है और इसके बावजूद कांग्रेस के प्रत्याशियों को यहां की सुरक्षा को लेकर चिंता है। यही वजह है कि कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को यहां पर निगरानी के लिए टेंट लगाकर बैठाया है। तीनों कांग्रेस प्रत्याशियों के करीब 15 समर्थक यहां पर 8 घंटे की 3 शिफ्ट में 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। कांग्रेसियों ने कहा कि उन्हें प्रशासन पर भरोसा नहीं है। के एमएलबी कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां ग्वालियर पूर्व और डबरा विधानसभा सीटों की जो ईवीएम है वो रखी हुई है। इसी कॉलेज में मतगणना होगी, लेकिन ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी खासे चिंतित थे। यही वजह है कि कांग्रेस की तीनों विधानसभा सीट के प्रत्याशियों ने यहाँ पर एक टेंट लगवाया है, जिसमें 15 जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो 3 शिफ्ट में यहाँ पहरा दे रहे हैं। ये स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम रखी है उनकी मॉनिटरिंग के लिए बाकायदा यहाँ एलईडी लगी हुई है, जहाँ सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए इस एलईडी में यहाँ सभी जो ईवीएम रखी है उन कमरों की तस्वीरें सीधी नज़र आ रही है। इनकी पहरेदारी करने के लिए ही कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये ग्वालियर पूर्व और डबरा विधानसभा सीट के कार्यकर्ता हैं, इनसे ही जानते। आप ये बताइए कि आप लोग यहाँ सुरक्षा के लिए बैठे हैं, क्या चिंता है आप लोगों की? चिंता है कि शासन जिस तरह से उनका समर्थन कर रहा है भाजपा का, और उनकी मंत्री खुद इमरती देवी ने कहा था कि हमें तो कलेक्टर साहब जिता देंगे, तो ये बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए हम कार्यकर्ता सुरक्षा में यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि शासन प्रशासन जिस तरह से उनका सहयोग कर रहा है, हमें उन पर शंका है और शंका को देखते हुए हम यहाँ पर सुरक्षा में बैठे हुए हैं। ये कार्यकर्ता जो आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 शिफ्ट में 8 घंटे की यहाँ कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं, 24 घंटे पहरा दे रहे हैं। एक विधानसभा सीट के 5 कार्यकर्ता यहाँ पहरेदारी पर है।
तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की चिंता है और उसी की वजह से यहाँ ये कांग्रेस के प्रत्याशियों के समर्थक पहरा दे रहे हैं। अब 10 नवंबर का सभी को इंतज़ार है जब ईवीएम खुलेगी और सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर सूरजपुर से, जहां 50 मजदूरों से भरी बस को ग्रामीणों ने रोका। मजदूरों में 2 दर्जन से ज्यादा नाबालिग। एमपी के सिंगरौली होते हुए पहुंची थी बस। मजदूरों को ले जाया जा रहा था तमिलनाडु। बिहारपुर पुलिस कर रही मामले की जांच। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सूरजपुर से, जहां पर 50 मजदूरों से भरी बस को ग्रामीणों ने रोक लिया। मजदूरों में से 2 दर्जन से ज्यादा नाबालिग भी पाए गए हैं और एमपी के सिंगरौली होते हुए पहुंची थी बस। मजदूरों को ले जाया जा रहा था तमिलनाडु। बिहार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वरुण जुड़ गए हैं। वरुण, पूरी जानकारी दें। रीनू, ये जो पूरा मामला है ये पूरा मानव तस्करी से ही और खासकर रोजगार दिलाने के नाम पर, और ये क्षेत्र ऐसा है सूरजपुर जिले का जो बिहारपुर क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ क्षेत्र है रीनू। तो यहाँ से पहले भी लगातार सूचनाएं आते रहती थी और जानकारी भी आते रहती थी कि रोजगार के नाम पर लोगों को यहाँ से बड़ी संख्या में रोजगार के नाम पर यहाँ से ग्रामीणों को दूसरे राज्यों में ले जाया जाता है। इसी के तहत कल रात भी तमिलनाडु से एक बस आई हुई थी जो चेन्नई के किसी धागा फैक्ट्री में इनको काम कराने के लिए ले जा रही थी और बस में 52 मजदूर मौजूद थे। ग्रामीणों को, जो कुछ जागरूक ग्रामीण है, उनको संदेह हुआ, बस को रुकवाया। जब बस रुकवाने के बाद उसमें जो मजदूर थे उसमें 32 मजदूर नाबालिग थे, जो सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद ग्रामीणों ने बस को जब आनंद फानंद में थाने ले आई है, उसके बाद जो जिले की बाल संरक्षण की टीम है वो मौके पर पहुंची और उन मजदूरों को फिलहाल अभी कोरिया के बाल गृह में ले जाया गया है। और जांच का जो बाल संरक्षण अधिकारी जिनसे हमारी चर्चा हुई, बात हुई, उन्होंने कहा है कि फिलहाल ये जांच का विषय है कि जिन एजेंटों के द्वारा दूसरे राज्यों में इन मजदूरों को भेजा जाता है, ये जांच का विषय है। लेकिन कि ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बलरामपुर, जो सूरजपुर से लगा हुआ जिला है बलरामपुर जिले, वहां के मजदूर हैं और नाबालिग मजदूर हैं। ऐसे में जितने भी जांच नाका पड़ते हैं, बॉर्डर पड़ते हैं, वहां से जांच नहीं हुई और तमिलनाडु की बस ही इनको लेने आई थी। तो ये एक बड़ा सवाल है रेणु। फिलहाल अधिकारी जांच का हवाला देकर पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका वरुण तमाम जानकारी के लिए।